हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं साकिब कौशिक आप सभी का संघर्ष इंडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। गणतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब क्या है, अपने कैरियर की तरफ आ जाइए। बैक टू अवर क्लास। ओके सर, चलिएगा कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे जरा कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है क्या, मौर्य वंश से संबंधित। थोड़ा सा जानेंगे मौर्य वंश से पहले का क्या रहा, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी कहानी को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि होती है, तो उसको जान लेना बहुत जरूरी होता है ना। एक साथ ही मैं आपको शुरू कर दूं बीच में से, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा पहले उसका बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद में उसकी पूरी कहानी को प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? पहले मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ आवाज। जी बिल्कुल आवाज आ रही है आप सभी को, थैंक यू। चलिए बात करते हैं किसकी, मौर्य वंश की। मौर्य वंश से पहले जो हमारा मगध साम्राज्य था, इसका उदय हो चुका था। और सबसे पहला जो वंश आया यहाँ पे, वो आया था आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना हो चुकी थी लगभग वर्ष 594 बीसी में। 544 बीसी के आसपास क्या है, यहाँ पर मौर्य वंश उदय हुआ, सॉरी मगध साम्राज्य का उदय होना शुरू हुआ। और मगध साम्राज्य पर सबसे पहला जो वंश ने जिसने राज करा वो था आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जिन्होंने क्या था, बिंबिसार ने क्या थी, स्थापना की थी हर्यक वंश की। हर्यक वंश की स्थापना के साथ साथ इनके एक दो संतानें और रही। हर्यक वंश हो गया, उसके बाद आपका आया था अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया। ये क्या थे, आपके सारे के सारे संबंधित थे हर्यक वंश से। आपके सिलेबस में चूंकि लिख नहीं रखा है, केवल और केवल मौर्य वंश आपको मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपसे अगर पूछा जाएगा हर्यक वंश से, तो हर्यक वंश के संस्थापक से अलावा आपसे और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा गया कि पितृहंता वंश किसको कहा जाता है, तो हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हर्यक वंश 544 बीसी में इसका क्या था, उदय हुआ था। जब मगध का उदय हुआ था तभी क्या है, हर्यक वंश स्टेबलाइज हुआ था 544 बीसी में। पहला आपका बिंबिसार, दूसरा आ जाएंगे आपके अजातशत्रु, और तीसरा आ जाएगा उदयन। ये तीन क्या थे, इसके प्रमुख शासक रहे थे। उसके बाद हट गया ये शासक, चला गया। उसके बाद आता है कौन सा, आपका शिशुनाग वंश। कौन सा, शिशुनाग वंश आ जाता है, जो कि रहता है, शुरू हो जाता है लगभग 412 बीसी में। क्या है, ये आपका शुरू होता है शिशुनाग वंश। और व्यक्ति था शिशुनाग, उसी ने अपने नाम से क्या था, यह वंश का नाम भी रख दिया, शिशुनाग वंशी क्या है, इसका नाम रख दिया। उसके बाद अगला शासक आया कालाशोक, उसके बाद अगला आया नंदीवर्धन, उसी के साथ क्या है, ये आपका सिमट गया, कौन सा, शिशुनाग वंश। इज दैट क्लियर? उसके बाद तीसरा वंश आता है मगध साम्राज्य पर। हम पढ़ रहे हैं क्या, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पर कौन कौन से वंश आए, मौर्य से पहले, मौर्य आए थे, लेकिन मौर्य से पहले भी आए थे, उनको पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, मौर्य पे हम चलेंगे, थोड़ा सा समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए किसकी बात कर रहे हैं हम, हाँ शिशुनाग वंश हो गया। उसके बाद आता है कौन सा, नंद वंश। नंद वंश से आपसे क्वेश्चन बन सकता है एक ये, क्या नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। नंद वंश का प्रथम शासक कौन सा, महापद्मनंद। दूसरा, दो क्वेश्चन ये बन गए। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो भारत पे कौन सा वंश, यानी मगध में कौन सा वंश उस समय शासक कर रहा था। मगध में बात करूं तो ये क्या है, आपका भारत हो जाता है इस टाइप से, है ना। ये क्या है, पूरा का पूरा इस टाइप से भारत हो जाता, समझ जाना आप इतना, ठीक है ना। बात करें मगध कहाँ है, हमारा यहाँ, लेकिन इसका शासक पूरा कहाँ था, इस एरिया में पूरा का पूरा मगध का शासक था। यानी लेकर के इधर वेस्ट बंगाल से लेकर के उत्तर भारत तक पूरे में क्या था, मगध का साम्राज्य विस्तृत था। ये अभी और ज्यादा विस्तृत होगा। नंद वंश जिस समय हुआ था, तो उस समय यहाँ पर क्या था, सबसे अंत में मैंने आपको यहाँ लिखवाया था तक्षशिला। तक्षशिला से ऊपर भी क्या था, मैंने आपको एक और साम्राज्य लिखवाया था। तो तक्षशिला तक सीमा लगती थी किसकी, मगध साम्राज्य की। इज दैट क्लियर? दक्षिण की बात करूं तो अवंती तक मगध की सीमा लगती थी, और ऊपर उत्तर की बात करूं तो आपका तक्षशिला तक मगध की सीमा लगती थी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या था, स्ट्रक्चर था। हुआ क्या, सिकंदर का आक्रमण होता, थोड़ा सा क्या है इसके बारे में जानेंगे, सिकंदर के आक्रमण से संबंधित कभी यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे। सिकंदर का आक्रमण हुआ था जिस समय
यहाँ पर रूलर कर रहा था कौन? घनानंद। भारत में किसका शासक था? नंद वंश का शासक था घनानंद। वो क्या था? भारत में इस समय रूलर कर रहा था। इन 326 बीसी में सिकंदर आक्रमण करता है भारत पर। ठीक है जी। इधर से क्या है? पूरे मध्य एशिया को जीतते हुए भारत में प्रवेश करता है, हिंदुकुश और रावी नदी के तट पर आकर क्या है? रुक जाता। कारण ये था, उस समय हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य, उनका एक शिष्य था चंद्रगुप्त। ये दो उस समय ऐसे व्यक्ति थे जो दिमागी लड़ाइयां लड़ते थे, सिवाय मतलब कि फिजिकली लड़ाई ज्यादा न लड़ते थे, दिमागी लड़ाई क्या थे वो लड़ा करते। हुआ क्या था? रावी नदी के तट पर जिस समय सिकंदर आ पहुंचा था, भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, तो उस समय क्या था? हमारे आचार्य चाणक्य ने एक रणनीति अपनाई और चंद्रगुप्त को गुप्तचर बना करके भेज दिया। कहां? सिकंदर की सेना में। वहां जाकर के क्या? उसने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। बोला कि जिसने भी ये रावी नदी पार करी है वो क्या है? किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर मरता रहता है। अब ऐसा कैसे हो गया? कैसे ये अफवाह फैलाने में सफल है? क्योंकि आचार्य चाणक्य जो थे वो जहर विद्या में निपुण थे। जहर विद्या में निपुण थे। वो क्या करते थे? हाँ, विष कन्याएं तैयार किया। विष कन्या एक तरीके से जो बचपन में ही पता चल जाता है, जो कन्याएं सुंदर होती हैं उनको क्या थी? बचपन से ही नमक की मात्रा कम देते थे और हल्का हल्का जहर दिया करते। तो वो क्या है? विष कन्याएं तैयार हो जाती है। वो जिसको काट ले वो व्यक्ति क्या था? मर जाता था। एग्जैक्टली अगर आप नमक की मात्रा कम कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा जहर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप मरने वाले तो नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को काट लेंगे तो वो बेशक मर जाएगा। तो विष कन्याएं तैयार करते थे और जहर विद्या में निपुण थे। तो उनके पास ऐसे ऐसे जहरों के सिस्टम थे। बोले कि अगर ये जहर खाओगे तो 1 हफ्ते बाद मर जाओगे, ये जहर खाओगे तो 2 दिन बाद मर जाओगे। तो इस प्रकार से क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी सेना में जाकर के जहर देना शुरू कर दिया, यानी कि अफवाह सक्सेस होने लगी। कुछ सिकंदर की सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। सेना ने क्या है? मना कर दिया। बोले कि हम क्या भाई रावी नदी को पार नहीं करेंगे, यहां मामला है गड़बड़, है ना? यहां मामला क्या है? गड़बड़ है। ये कारण था कि सिकंदर क्या है? वापस हो गया है। ठीक है ना? सिकंदर ने और भी आक्रमण करे थे, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पसंद करता। ठीक है जी। जब सिकंदर वापस चला गया 323 बीसी में, जब ये वापस चले गए, सॉरी 326 बीसी में जब सिकंदर वापस चला गया, सिकंदर को परास्त कर दिया था एक तरीके से किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसके बाद अब नंबर आता है किसका? मगध साम्राज्य का, यानी कि नंद वंश का। अब नंद वंश का एक सेकंड बस, क्या हुआ कि आचार्य चाणक्य की थोड़ी सी बेइज्जती कर दी थी किसने? घनानंद ने। वो किस बात पर करी थी? वो इसीलिए करी थी कि आचार्य चाणक्य गए किसके पास? घनानंद के पास। बोले कि देखो ऐसे ऐसे है, वहां जो है सिकंदर आ रहा है, बचा लो अपने वंश को वरना लुट जाओगे। उसने उल्टा आचार्य चाणक्य की बेइज्जती कर दी और वहां से क्या है? उनको बेइज्जत करके वापस कर दी। और उन्होंने शपथ खाई, बोले कि जब तक मैं नंद वंश का समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा में क्या है? गांठ नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार से क्या है? चला उन्होंने आचार्य उसको बताया, किसको? चंद्रगुप्त को। बोले कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अब नंद वंश करना। चंद्रगुप्त तो ठहरे औगण बुद्धि के, फटाफट से उठे, बोले चलो गुरु जी तुमने बड़ी बात कर दी, तुमने पहले क्यों ना बताई ये बात। चले गए जी, पिटपिटा के वापस आ गए दोनों गुरु और शिष्य, है ना? क्योंकि बिना किसी तैयारी के तुम भग गए सीधा सीधा उस साम्राज्य पर अटैक करने जिसका साम्राज्य कहां था? लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर भारत तक जिसका साम्राज्य था उसको सीधा टक्कर करने चले गए। इन्होंने रणनीति बनाई, बोले कि एक काम करते हैं, एक तरफ से इसको लेकर के चलते हैं, धीरे धीरे क्या है? नंद वंश को निपटा दो। तो यही उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई। पहला आसपास के राज्यों को उनके विरोध में करा, नंद वंश के विरोध में करा, बाजू बाजू के क्या है? जीतते हुए चले गए और अंततः क्या है? इन 323 बीसी में घनानंद का वध कर दिया और नंद वंश का क्या है? समाप्त कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। इस प्रकार से उन्होंने नंद वंश का समाप्त करा और स्थापना करते हैं किसकी? मौर्य वंश की। अब हमारा जो सिलेबस है वो यहां से शुरू हो। ये थी अब तक की कहानी, अब तक का बैकग्राउंड। ठीक है सर। अब हेडिंग डाल लेंगे फटाफट से, क्या? नंद वंश, सॉरी नंद वंश नहीं, हेडिंग डालेंगे मौर्य वंश। हमें जिंदा रहने दो।
मौर्य वंश। स्थापना किसने करी है? आप सभी जानते हैं, इन व्यक्ति से तो परिचित ही हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य। कब से कब तक रहा मौर्य वंश? 323 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक क्या था आपका मौर्य वंश रहा। 323 बीसी टू 185 बीसी तक क्या है? मौर्य समाज, मौर्य वंश रहा। मौर्य वंश था, उसके बाद इनके पुत्र आए आगे, है ना, बिंदुसार, उसके बाद कौन आ जाएंगे? उनके भी पुत्र आ जाएंगे, अशोक। ठीक है ना। आज जिनको हम पढ़ने वाले वो रहेगा आपको कौन सा? एक तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे आपके बिंदुसार। क्लियर है? चलिएगा, लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी। ये क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। बात करें किन किन जानकारी से आपको स्रोत मिलती है कि भाई ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोर्स होते हैं। जब बात कर रहे हैं बीसी की, तो हम सोर्स के अनुसार ही अनुमान लगा सकते हैं, किसी बड़े बूढ़े की तो बात मान नहीं सकते हैं। बड़ा बूढ़ा तो उस समय का क्या है, उस समय के तो पत्थर भी ना बच रहे होंगे, है ना। तो किसी ना किसी तरीके से पता ही चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथ होते हैं, रामायण महाभारत, उनके द्वारा क्या पता, वैदिक सभ्यता की पता चली, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ अभिलेख और कुछ ग्रंथों के अनुसार हमें पता चलता है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है जी। बात करते हैं कौन कौन से थे। एक लिखेंगे क्या? स्रोत में लिखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। कौन कौन से स्रोत है जिनसे ये पता चलता है कि ये क्या थे? लिखेंगे पहले जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेख क्या होते थे? पत्थरों पर लिखे हुई कुछ चीजें होती थी, उनके द्वारा क्या थे हमें जानकारी मिलती थी। जूनागढ़ अभिलेख। मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लेता हूं। ठीक है सर। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। दूसरा लिखेंगे इंडिका नामक पुस्तक, जो कि किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका इंडिका पुस्तक से भी क्या है, इस चीज की जानकारी लिखती है। तीसरा जो चंद्रगुप्त ने लिखा था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। चौथा लिखेंगे राजतरंगिणी पुस्तक। राजतरंगिणी। तरंगिणी, राजतरंगिणी। और एक और लिख लेंगे पांचवा, राजतरंगिणी। और एक और आ जाता है मुद्रा राक्षस, जो कि किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। मुद्रा राक्षस, हाँ। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्लड़ ने, शायद शायद कल्लड़ ने लिखी है, क्योंकि मेरा हिंदी साहित्य इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं भी बता रहा हूँ, है ना। राजतरंगिणी किसकी थी? कल्लड़ की। और मुद्रा राक्षस किसकी थी? आपकी विशाखदत्त की। विशाख मुद्रा राक्षस की बात करूं तो इसमें क्या है, पूरे नंद वंश का किस तरीके से पतन हुआ, पूरा का पूरा इसमें विस्तार में दिया गया। नैना, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग नैना जी। ठीक है। ये क्या था? मुद्रा राक्षस। इन सारे के सारे स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है किसकी? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है सर। चलिएगा, बात करें फाउंडर कौन था, इसका संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? संस्थापक किसके? मौर्य वंश। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य इनके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड इनका इतना खास है नहीं। इनकी मृत्यु हो गई थी कब? इन 298 बीसी में क्या थी, इन्होंने इनकी मृत्यु हो गई 298 बीसी। तो 323 से, ये कितना लिखा था? 323 है, हाँ। 323 बीसी से लेकर के आपका ये आ जाते हैं 298 बीसी तक। कहाँ तक? 298 बीसी तक इनका टाइम पीरियड हो जाता। ठीक है सर। बात करेंगे इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। इनको सेंड्रोकोट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंड्रोकोटस के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखोगे, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता
ये कुछ विदेशी लोग होते थे जो क्या थे, एक तरीके से सामने वाले को उपनाम देकर के संबोधित करते थे। तो यही सेंट्रोकोटस क्या था, किसी विदेशी व्यक्ति ने इनको उपाधि दी थी, टाइटल दिया था सेंट्रोकोटस के नाम से। क्लियर है सर? ठीक है जी। बात करते हैं इनकी पत्नी, जो कि कौन थी, दुर्धरा। घनानंद की ही पुत्री थी कौन, दुर्धरा। उन्हीं से क्या था, इन्होंने ब्याह कर लिया। लिखेंगे पत्नी, दुर्धरा किसकी पुत्री थी, घनानंद की पुत्री। अभी मारा किसको, घनानंद को, पुत्री से क्या कर ली, शादी कर ली। ऐसे ही आगे जब ये चलेंगे तो कौन आ जाएगा, सेल्यूकस निकेटर, है ना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से फिर ब्याह कर लेगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आलोक मौर्य। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर। ठीक है जी। पत्नी कौन हो जाती है, दुर्धरा। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि घनानंद की पुत्री कौन थी जिससे क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था, कौन थी वो, दुर्धरा। ठीक है जी। घनानंद का वध कर दिया था और उसकी पुत्री से क्या थी, ये इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था उस समय समझ रहे हैं। ठीक है जी। चलिएगा, कौन हो गई, घनानंद की पुत्री दुर्धरा हो गई। इसके समय पर कुछ यूनानी आक्रमण हुए थे, है ना। यूनानी आक्रमण हुआ था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। चलिएगा, ये मैं रफ करता हूं और आगे लिखता हूं, साथ के साथ नोट करते चलेंगे जो भी मैं लिख रहा हूं। लिखेंगे यूनानी आक्रमण। किसका, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर युद्ध चल रहा है सेल्यूकस निकेटर से। अब सेल्यूकस निकेटर क्या, हारने की स्थिति में आ गया, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई क्लियर, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे। मैं भाई इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकता और मैंने फुल जूम करा हुआ है, ठीक है ना। ज्यादा जूम कर दूंगा तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड लिखने को बचेगा ही नहीं, केवल केवल मेरा इतना फेस ही दिखाई देगा पूरे स्क्रीन में, है ना। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेंगे। अगर हम बात करूं, ये इस समय मेरे मोबाइल पे क्या है, 240 की क्वालिटी है, मे बी देख सकते हैं 240 की क्वालिटी में क्या है, मेरे मोबाइल में चल रही है इस समय, और मुझे क्लियरली वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। इतना भी मेरे पर अत्याचार ना करें, ठीक है सर। उस समय का चक्रवर्ती सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर क्या है, इस पर आक्रमण कर देता है, ठीक है ना। अब जब आक्रमण करा है, हारने को जा रहा है, तो इसने क्या है, एक छोटी सी ट्रिक अपनाई। इसने अपनी पुत्री को क्या है, आगे कर दिया। किसको, कार्नेल हेलिया को, है ना। कार्नेल हेलिया को क्या है, इसने आगे कर दिया, जो कि उस समय विश्व सुंदरी कही जाती थी। जब विश्व सुंदरी को आगे कर देगा तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी पिघल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य तो पहले से ही पिघला पड़ा था एक के चक्कर में, या फिर पिघल गया। और जो आगे कर दिया तो उसके हथियार क्या है, उसने डाउन कर दिया। कार्नेल हेलिया के आगे क्या है, समर्पण कर दिया। समर्पण का मतलब ये नहीं हार गया, वो वहां पिघल गया। वो गया किसके पास, सेल्यूकस निकेटर के पास। बोले भाई साहब ये कौन, ये युद्ध में कहां से आएंगे, बोले कि ये मेरी पुत्री है। बोले ठीक है तो ब्याह करवा दो, युद्ध क्या यहीं खत्म हो जाए। कोई ना जी, क्या हो गया, सेल्यूकस निकेटर की क्या थी, पुत्री थी। कौन पुत्री, कौन, कार्नेल हेलिया। कार्नेल हेलिया, कार्नेल हेलिया से क्या कर लिया भाई साहब ने, विवाह कर लिया, से विवाह। अब विवाह करा है तो विवाह की रीति के अनुसार दहेज भी चाहिए, है, कम थोड़ी ना है। आप कितने बजे लाइट चालू करते हैं, लाइट चालू करते हैं क्लास सर। बेटा थोड़ा ठीक से लिखो, मेरे समझ में नहीं आया क्या लिखा, है ना। चलिएगा, कार्नेल हेलिया से विवाह कर लिया, विवाह करा, अब दहेज भी आएगा, और दहेज आया है तो ससुर को भी क्या है, इज्जत के साथ विदा करा जाएगा, यानी सेल्यूकस निकेटर को। अब बात करें तो पहले करी जाएगी किसकी, दहेज की। दहेज में आखिरकार क्या क्या लिया, देखेंगे। दहेज में इन्होंने कुछ क्षेत्र लिया, यानी कि हमारा ऊपर तक तो क्षेत्र था ही, तक्षशिला तक।
तक्षशिला से आगे भी क्या थे, इसने क्षेत्र ले लिए। कौन कौन से ले लिए लिखेंगे, अराकोसिया, जेड्रोसिया, दहेज। कौन कौन सा, अराकोसिया, जेड्रोसिया, कंधार, ये सारे के सारे क्षेत्र क्या है, इसने दहेज में ले लिया। लाइव क्लास चल रही है, हाँ बिल्कुल लाइव ही चल रही है बेटा, लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल लाइव चल रही है, एब्सोल्युटली। 9:30 बजे क्या है आपकी लाइव क्लास चलती है जीएस की, नो डाउट, ठीक है ना। चलिए, अराकोसिया, जेड्रोसिया, कंधार, मकरान, हेरात, ये सारे सारे क्या है, मकरान और हेरात, ये क्या है, इसको दहेज में मिल गए। अब सिर खुजाने लगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। बोले यार इसने युद्ध भी करा, ये अपनी लड़की भी दे गया, दहेज में मुझे इतना सब दे गया, और युद्ध क्यों कर रहा, तेरे सिर में फोड़ा, हा युद्ध करने आया क्यों है ना, है जो सारी चीज तो दुनिया दे गया। बोला बोले मैं तो हाथी लेने आया। उस समय क्या थे, उड़ीसा में बहुत ज्यादा हाथियां मिलते थे, मौर्य साम्राज्य में क्या थे, बहुत ज्यादा हाथियों की संख्या थी। बोला मैं तो हाथी लेने आया। बोला हाथी लेना है, चल तो ठीक है, तो हाथी भी ले जा। उसको क्या है, ससुर को विदा में क्या है 500 हाथी उसने गिफ्ट कर दिए। क्या कर दिए, 500 हाथी उसको गिफ्ट कर दिए, और वो क्या है अपने घर चला गया। देखेंगे सेल्यूकस निकेटर को, उपहार में, उपहार में 500 हाथी दिए, 500 हाथी दिए। बोले गए यार तो इतना सब कर रहा है मेरे लिए, तो मेरा भी तो कुछ हक बनता है तेरे लिए, है ना। तो ये क्या है, सेल्यूकस निकेटर को खाली हाथ ना जाकर के अपना फर्ज निभा देता है दामाद होने का, और ससुर को दे देता है 500 हाथी। इस प्रकार से क्या ये हमारा वापस चला जाता है आगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही है क्लास सभी को, एक बार थम्स अप करके लिख देंगे, बताएंगे जरा, समझ में आ रही है ना। मौसम बहुत ज्यादा भयानक हो रहा है आज का, है ना। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, 323 से 298 तक। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है, कार्नेहेलिया उसकी पुत्री है, उससे विवाह कर लेता है। दहेज में अराकोसिया, जेड्रोसिया, कंधार, मकरान, हेरात सारे क्या है ले लेता है, और सेल्यूकस निकेटर को क्या है 500 हाथी देकर के विदा कर देता है। इज दैट क्लियर, मैं रफ करता हूं और आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब जब ये आदमी, दूसरे देश का आदमी इस देश में अपनी लड़की को छोड़ कर जा रहा है, तो किसी ना किसी सिक्योरिटी के साथ तो छोड़ कर जाएगा। तो सिक्योरिटी के रूप में ये छोड़ कर जाता है किसको, अपने एक दार्शनिक को, दार्शनिक तो नहीं कह सकते, अपने एक खास व्यक्ति को क्या है छोड़ करके जाता है, जिसका नाम है क्या, मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में जो अटक जाता है, यानी कि हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन बनेंगे मेगास्थनीज से। पहला क्वेश्चन तो ये कि मेगास्थनीज जिस समय भारत आया उस समय भारत का शासक कौन था। दूसरा क्वेश्चन ये, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक का लेखन किया। दोनों क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिखेंगे मेगास्थनीज को भारत भेजा, हाँ सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भारत भेजा। बोला कि जा बेटा मेरी बेटी की क्या है, थोड़ा ध्यान रखे, भारत भेजा। भारत भेजा है तो इसने क्या करे, पहले ही तो लिखी थी क्या, इंडिका पुस्तिका, इंडिका पुस्तक। इसके राइटर कौन थे, इंडिका पुस्तक, सॉरी सेल्यूकस निकेटर नहीं, मेगास्थनीज। इसने मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है जी, चलिएगा हो गया। पहला क्वेश्चन तो ये मेगास्थनीज। दूसरा क्वेश्चन इससे ये कि ये किसके समय पे आया था, चंद्रगुप्त अशोक के समय पर ये आया था। इसने क्या था, यहाँ आकर के देखा और भारत की समाज को परखा, और इसने बताया, बोले गए इस अपनी पुस्तक में क्या था, इस बात का जिक्र किया, बोले गए भारत में क्या है, जाति सिस्टम 7 भागों में बटा हुआ। इसमें जाति कितने भागों में बटी हुई है, 7 भागों में बटी हुई है। इस पुस्तक में बताया, बोले गए जाति 7 भागों में बटी।
इससे पहले क्या था, हमने पढ़ा था वैदिक युग में, तो क्या था, 4 प्रकार का चल रहा था सिस्टम यहाँ पर, और अब क्या हो गया है, 7 प्रकार का। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आ नहीं रही है या मुझे दिखाई नहीं दे रही है? एक सेकंड, फिर क्लास को एक बार शेयर कर दो, है ऐसी भी क्या नाराज की है। चलो जल्दी से एक बार लाइक करो और उसके बाद शेयर कर दो जल्दी से, फिर मैं आगे का पढ़ाता हूँ। दो और राइटर थे, एक जस्टिन और दूसरा प्लूटार्क। कौन से? जस्टिन और प्लूटार्क। ये क्या भाई, चलेगा। कौन थे, लिखेंगे जस्टिन और प्लूटार्क। और प्लूटार्क कौन थे? ये 2 व्यक्ति थे। इन्होंने क्या था, उस समय आकलन किया और कहा, बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पूरा का पूरा क्या है, चक्रवर्ती सम्राट है। कैसा है, भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट। किसने संज्ञा दी थी? जस्टिन और प्लूटार्क। भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती वाला कोई चाचा भाई नहीं, कोई कुछ नहीं। चक्रवर्ती मतलब कि उस समय का जिसका तूती बोलती हो। लगभग इसके पास लाखों की संख्या में क्या थे, घुड़सवार, हाथी, सेनाएं, अद्भुत सेना किसके पास थी उस समय? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पास ये सारी की सारी थी। इसके टाइम में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, सुदर्शन झील किसने निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त ने निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का, जो कि कहां पड़ेगा आपको? गुजरात के सौराष्ट्र में। लिखोगे सौराष्ट्र, गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है ना, जिसकी जानकारी हमको मिलती है एक अभिलेख से, जो कि क्या है, जूनागढ़ का अभिलेख। लिखोगे इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है ना, किस कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था, तो इसके बारे में लिख लेंगे। ये किसके द्वारा लिखित था जूनागढ़ अभिलेख? लिखेंगे रुद्रदामन प्रथम से, जो कि क्या था, शकवंश से संबंधित था। रुद्रदामन प्रथम किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं लिखवाया, इस बात को याद रख लेंगे। किसने? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखित। खास बात क्या है, यह संस्कृत में लिखित है। किसमें है? संस्कृत में। सबसे बड़ा अभिलेख। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा हो जाता है? जूनागढ़ अभिलेख हो जाता है, जो कि रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। बात करें रुद्रदामन प्रथम किस वंश से थे? ये थे आपके शक वंश से। शक वंश से संबंधित थे कौन? रुद्रदामन प्रथम। चीजों से अगर डरोगे तो बेटा आगे बढ़ोगे कैसे? है तो किसी भी एग्जाम को क्रैक, कोई भी एग्जाम, कहीं भी आपको सिलेक्शन लेना, उसका एक ही मार्ग है, बस तैयारी तैयारी तैयारी, है ना। एक अच्छी गाइडेंस लो, उसके बारे में प्रिपेयर करो, उसका बैकग्राउंड जानो, और नहा धो के क्या है उसके पीछे लग जाओ। तो किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करने है या कहीं भी आप सिलेक्शन लेना, सबसे पहले उसके बारे में जानो, तो वो चाहता क्या है तुमसे, है ना। कोई भी एग्जाम अगर, सर आप डेली क्लास देखते हैं सर नैना जी? अरे वाह, नैना जी से चर्चा करने में लगे हैं आलोक मौर्य।
इन्हें ये भी बड़ी चिंता कि नैना जी रोज क्लास ले रहे, आप भी ले लो भाई साहब। चेतक बुस्त कैसी है बेटा, मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता कैसी है। मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ और उसी को पढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलिएगा, बाकी आप डिटेल में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं वहां अच्छे से बेटर कर सकता हूँ, अभी फिलहाल क्लास ले रहा हूँ तो ज्यादा भी बातें नहीं करेंगे, ठीक है जी। हो गया सर। सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका हमें मिलता है स्रोत कहां से? जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन प्रथम कराता है और शक वंश का था जिसने ये लिखवाया था। दूसरी बात, इसमें क्या है, थोड़ी सी एडिटिंग करवाई थी किसके द्वारा? तो स्कंदगुप्त ने आकर किया है, इसमें कुछ मरम्मत करवाई थी, इसने स्कंदगुप्त ने आकर किया है, इसमें कुछ मरम्मत करवाई थी। वो आगे चलकर जब स्कंदगुप्त आ जाएगा, जब उसमें क्या है पढ़ लेंगे। बात करें तो ये क्या है आपका जैन धर्म से संबंधित था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। जैन धर्म से क्या था? संबंधित था। और इसके समय पे क्या थी आपकी प्रथम जैन महासंगति का क्या था? आयोजन भी हुआ था। आज तो भी जानते हैं कि वो क्या था, जैन धर्म दो भागों में टूट गया था। एक तो कौन सा था आपका, एक सेकंड रुकना, नहीं, लिख लो पहले। इसके समय में प्रथम जैन महासंगति हुई थी 300 बीसी में। प्रथम जैन महासंगति का आयोजन, महासंगति का आयोजन किया गया था। वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था जिस समय क्या था जैन धर्म हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कौन सा हो जाता है? 300 बीसी में जैन धर्म का क्या है आयोजन किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या था आपका जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था। एक कौन सा? श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र को फॉलो करते थे, दिगंबर जो किसके थे? तो भद्रभाव को फॉलो करते थे। यही किसका फॉलोअर था? भद्रभाव का फॉलोअर था। और मैंने आपको बताया था 300 बीसी में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से क्या थे ये अपना मगध वाला क्षेत्र छोड़कर कहां चले गए थे? श्रवण बेलगोला चले गए थे, यानी दक्षिण भारत में चले गए थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 300 बीसी में जब ये श्रवण बेलगोला चले गए, उसके बाद क्या है इसने वर्ष 298 में एक विधि होती है संलेखना विधि, जिससे क्या है आदमी स्वतः अपने प्राण त्याग देता है ना। क्या होती है? खाना पीना छोड़ देगा, पानी छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, तप में लग जाएगा। तो वही क्या होती है आपकी श्रवण बेल बोला नहीं, संलेखना विधि होती है। आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्राण त्यागे वो प्राण त्यागने की तरकीब क्या थी? संलेखना विधि लिखोगे, संलेखना विधि से वर्ष 298 बीसी में चंद्रगुप्त ने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए किससे? संलेखना विधि से। ठीक है सर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। इधर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है, मैं हल्का सा कैमरे को मूव कर देता हूं। That's it. अब दिखाई दे रहा हो, फटाफट से नोट कर लेंगे। आज की क्लास मुझे जल्दी फिनिश करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ हमारे ऑफलाइन में क्या है कुछ टीचर हैं वो नहीं आए हैं, तो बाकी का क्या है मैं आपको कल को करवा दूं। कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, उसमें क्या आपका बिंदुसार और आपका अशोक दोनों उसमें हम करवाएंगे। निक्की माहौर JSK सर, GSK सर, क्या कहना चाहते हैं? चलिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या मैसेज लिखा। बाकी आप सभी क्लास से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर अच्छी लगी है तो बेटा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये हमारे लिए क्या है बेहद जरूरी होता है, हमारे लिए यही मोटिवेशन होता है और हमारे लिए यही आपकी गुरुदक्षिणा होती है, ठीक है ना। चलिएगा, बाकी आप सभी का क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, थैंक यू सो मच।